खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की अहम तरीन नशरियात में जहां बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले हम करेंगे और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबों, सरकारी तौर पर फैसलों और कोविड और ओमिक्रॉन के बीच क्या कुछ चल रहा है। मुल्की सतह पर कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से आपको खबर अपडेट करेंगे और भी बहुत कुछ आया चाहेगा। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आप देखेंगे हमारे साथ, और पल पल आप हमारे साथ ज्वाइन भी करेंगे। यानी हर पल आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आरा रख सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके शेयर से दुनिया भर तक हकायक जम्मू कश्मीर की जा सके। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से पहले मरहले में हम आपको तवारीखी पस मंजर भी बताते हैं, यानी आज 15 जनवरी और 15 जनवरी में माजी में क्या कुछ हुआ है, इस पर गहरी नजर रहती है हमारी। और चंद वाकयात को लेकर आसिफ रशीद आपके सामने हर सुबह हाजिर रहते हैं। आसिफ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक आपके साथ हम रहने वाले हैं और तय फॉर्मेट के मुताबिक आज भी चलेंगे। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। खास क्या है, आज तारीख 15 है और आज की तारीख में ये पता चलता है कि जब हम माजी की औराक को पलटते हैं तो मुगल हुक्मरान शाहजहां का लाहौर में जन्म हुआ था, लेकिन अब वो लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। 1552 के अलावा 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कयाम आज ही के दिन अमल में लाया गया, FCI का, जो आज के वक्त में भी काम करती है। साल था 1958, तारीख थी 15 जनवरी की। तमिल जुबान को मद्रास की सरकारी जुबान का दर्जा आज ही के दिन दिया गया। और 1949 में आज ही के दिन पहले कमांडर इन चीफ जब बने तो भारत के अंदर फौज का कौमी दिन मनाने का आगाज आज के दिन हुआ था। यानी आज सेना दिवस है, आर्मी डे है, इस पर आज तकरीबात हो रही हैं। 1977 में आज ही का दिन था जब उर्दू के मशहूर अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। 1998 का दिन भी भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, चूंकि गुलजारी लाल नंदा साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे, उनका भी आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। और 1915 में जापान ने चीन का इक्तिसादी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, इसका दावा आज ही के दिन हुआ था। 1915 में आज से ठीक 106 साल कम। और साल था 1998, तारीख थी 15 जनवरी, आज जब यूरोपीय कमीशन ने स्लोवानिया और क्रोएशिया की आजादी को मंजूरी दी थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि पहली मर्तबा 1949 में आज ही के दिन भारत की अफवाज की जानिब से पहला कमांडर इन चीफ जब बना तो आर्मी डे मनाया जा रहा। और आज फौज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम, चाहे वो सरहदी इलाके हों या फिर शहरों के अंदर, प्रोग्राम आर्मी डे के मौके पर किए जा रहे हैं और आज फौज का कौमी दिन हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। चलिए जनाब, ये तो था तारीखी पस मंजर। जरा बढ़ते हैं खबरों की ओर, और सबसे पहले आपको कौमी शाहरा का अपडेट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शाहरा के हवाले से बताते हैं कि सबसे पहले अपडेट दिया जाए और बताया जाए कि क्या कुछ चल रहा है। तो सफर करने से पहले जरा इस खबर को सुन लीजिएगा। और अगर आपने सफर करना है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, तो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल है, यानी वन वे ट्रैफिक वहां पर चलेगा। और ट्रैफिक की नकलो हमल के हवाले से हम आपको पहले जरा अपडेट करें और उसके बाद आपको इस पूरी खबर से बाखबर भी करेंगे, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने कई बड़े सवाल जो है वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर उठाए हैं। सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया है, लेकिन अब जब आप श्रीनगर जम्मू शहरा की बात करते हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत है। और आज जम्मू से श्रीनगर स्ट्रिक्टली वन वे की बात कही गई है नेशनल हाईवे पर, और इसमें टाइमिंग भी दी गई थी कि नगरोटा जम्मू को आपने 9 बजे से 12 बजे तक क्रॉस करना होगा, और आगे उधमपुर से आगे वाली टाइमिंग भी दे दी गई थी। और किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से आने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स को निकालने की बात, लाइट मोटर व्हीकल्स
उनको चलने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ मुगल रोड जो हमारा है या फिर सोनमर्ग गुमरी रोड जो है, किश्तवाड़ सिमथन रोड जो है, उसे ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। एडवाइजरी आज भी जारी कर दी गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, और महकमे मौसमियात और पुलिस की जो एडवाइजरी सामने आई है उसके में नेशनल हाईवे 44 पर सफर करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो पहले पूरी तरह से स्टेटस को कंफर्म करें। एडवाइजरी में ये कहा गया है जम्मू श्रीनगर और रामबन उधमपुर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फोन नंबर्स का जारी कर दिया गया, और किश्तवाड़ पीसीआर से और सिमथन रोड पर सफर करने वालों को कहा गया कि वो किश्तवाड़ पीसीआर से पहले राब्ता करें, उसके बाद ही शहरा पर जो है वो सफर करें। तो फिलहाल एक तरफा गाड़ियां चलेंगी, लेकिन जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, ताकि हम बात कर सके श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर। उसके बाद में जरा पार्लिमानी कमेटी ने क्या कुछ कहा है और सरकार ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा है, उस दूसरे पड़ाव पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले शहरा की जरा इस वक्त का अपडेट लेते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कई दिनों तक जो पस्सियां गिरा रही थी और 3-4 रोज के बाद ट्रैफिक वहां पर बहाल हुआ, तो अब वन वे ट्रैफिक जो है हुआ है। तो आरिफ अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है, जो पैसेंजर व्हीकल्स थे क्या सबको जाने की इजाजत है, किस तरीके का माहौल अभी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल गौर सर, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो कि बिल्कुल आजकल पूरी तरह से सुर्खियों में हमेशा रहता है, और जहां पर ट्रैफिक की बहाली की बात की जाती है और जो ट्रैफिक एडवाइजरी जिस तरह से सामने निकल कर आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। और वहीं अगर आज की बात करना चाहेंगे, जहां पर ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज यानी जम्मू से लाइट मोटर व्हीकल को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी, तो वहीं पे हम देखें तो बानिहाल और इसके साथ में जो रामसू का सेक्टर है और जो शालगढ़ी का सेक्टर है, वहां पर यानी स्लो स्पीड की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है, जिनको जम्मू की ओर माल बरदार गाड़ियों को जो है, खाली गाड़ियों को यहां जम्मू की ओर आना है, उसको क्लियर किया जा रहा है इस समय सुबह सुबह। और एसएसपी ट्रैफिक के साथ जो मेरी इस बारे में बात हुई, उनका मानना है कि बर्फ जो कई जगहों पे जम गई है हाईवे के साथ, चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, साथ साथ में जो ड्रेनेज के जरिए जो पानी हाईवे पे गुजरता है उससे फिसलन काफी ज्यादा है, और उन ट्रैकों को निकालने के बाद ही यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का क्राइटेरिया सेट किया गया है कि लाइट मोटर व्हीकल को जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से ट्रैफिक के लोग जो है गाड़ियों को यानी जम्मू की ओर जो है उन स्लिपरी एरियाज में निकालने की बात की जा रही है, जो माल बरदार गाड़ियां हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पे वो एक परेशानी है। और जिस तरह से आम लोगों का मानना है कि वन वे ट्रैफिक को स्ट्रिक्टली जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जूला ब्रिज रामबन से जो है कई गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, पुराने जमाने का ब्रिज है, उस पर अगर कोई लोडेड गाड़ी यानी पैसेंजर व्हीकल ही चढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और मेहाड़ में वन वे स्पेस को क्रिएट किया गया है सुबह सुबह, और उसमें एसएसपी ट्रैफिक का मानना है कि आज पैसेंजर गाड़ियों को जम्मू से। चलिए बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल गाड़ियों की रफ्तार जो है वो चल रही है, धीमी से ही सही लेकिन चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हैवी मोटर व्हीकल्स यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, जो सड़क पर दरमानदा है, उनको भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत श्रीनगर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है, और साथ साथ जो ग़िज़ाई अजनास ट्रकों के अंदर लाया जाता है वो भी फिर खराब हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे न तो मालिक को कोई फायदा होता है और ना ही सरकार किसी तरीके से इस पर काम कर सकती है। लेकिन जब शहरा की बात हम आपको बताते हैं तो आपको यह भी बताते चले कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का क्या कुछ मानना है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मानना है कि ये जो शहरा है जी, ये इंतहाई अहम शहरा है, ये हाईवे जो है काफी अहम है, और इस हाईवे को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा यूनियन गवर्नमेंट को भी रखना पड़ेगा, और साथ साथ वजारत ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज को भी लेना पड़ेगा। और सवाल उठाया गया है कि ये जो नेशनल हाईवे है इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रखा जाए, और अगर कोई माली दुश्वारी है तो उस माली दुश्वारी को साल बापति जो रिवाइज एस्टिमेट होगा 21-22 का या 22-23 का, उसमें रखा जाए ताकि मुकम्मल तौर पर शहरा की सफाई हो सके, शहरा काबिल आमदरब जो है वो बन सके। अब सरकार ने इसमें क्या कुछ जवाब दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जब बात सामने रखी तो सरकार का व्यू पॉइंट भी उसमें है। उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अंदर सरकार का मानना है कि 4 लेन जो पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स तक जा रहा है और आगे जम्मू से उधमपुर तक जा रहा है, फिर उधमपुर से आगे बानिहाल तक जा रहा है, उन सभी मराहिल पर काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जनाब चल रहा है, ताकि आमदरफ्त भी चलता रहे और साथ साथ काम भी जो है वो होता रहे।
इस सिलसिले में जम्मू उधमपुर से चिनैनी नाशरी से रामबन लगभग 70-75% से ज्यादा काम मुकम्मल किया गया है। फिजिकल प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है और टनल जो चिनैनी नाशरी है वो कंप्लीट हो गई है, ये इसमें कह दिया गया। लास्ट टाइम हमने वो टनल का इनॉग्रेशन भी दिखाया था आपको। और स्ट्रेच जो है रामबन से बानिहाल तक वो माना जा रहा है कि 30% काम इसमें फिजिकल एक्टिविटीज मुकम्मल हो गई है। रामबन से बानिहाल ही वो स्ट्रेच है जहां पर सबसे ज्यादा दुश्वारियां हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां हैं और यहां पर सरकारी तौर पर कहा गया कि 30% फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो इस स्ट्रेच के अंदर जो है वो हो चुकी है। और फिर बानिहाल से काजीगुंड और श्रीनगर तक जो ये रास्ता ले जाना है, इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो काम चल रहा है। इधर मरकजी वजारती हाईवेज का यह भी मानना है कि बटोट किश्तवाड़ सेक्टर की जो रूटीन मेंटेनेंस है उस पर भी जनाब काम किया जाता है। उसके साथ साथ जडमो टनल, जोजिना टनल पर जिस तरीके से काम शिद्दत के साथ चल रहा है वो सबके सामने है। और ऑल वेदर रूट लद्दाख के लिए बने, इस सिलसिले में बीकन और नेशनल हाईवेज और दीगर इदारे जो है वो तालमेल करके काम कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री पैनल ने जो सवाल उठाया था उसका जवाब आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी ये बात सरकार ने साफ मान ली है कि रामबन टू बानिहाल जो सबसे वर्स्ट हिट एरिया रहता है हमारे नेशनल हाईवे में, क्योंकि यहीं पर आपकी स्टोन पेल्टिंग, ये अपना पस्सियां भी गिराती हैं, यहीं पर आपने ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर भी देखने हैं। तो इसमें शायद और वक्त लगेगा क्योंकि अभी सिर्फ 30% फिजिकल एक्टिविटीज में थी वो मुकम्मल हुई है, यानी अभी भी आपने बहुत सारा काम करना होगा और शायद साल 2022 या 23 के इख्तिताम तक ही इसका मुकम्मल तौर पर ये पैच जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो ये तो थी जनाब हाईवेज की बात। अब आते हैं आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं और ज़राअत के हवाले से जो जमीन काबिल काश्त है उस पर आप अकोमोडेशन बना सकते हैं, रेजिडेंशियल मकानात बना सकते हैं। इस हवाले से सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन को तहरीरी शक्ल दे दी है और अवाम ने सरकार ने उसको सामने रख दिया है। और सरकार की तरफ से जब कवायद बनाए गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर या डीसी जिन्हें आप कहते हैं, उनको मजीद इख्तियारात दिए गए हैं और वो किस तरीके से जमीन को अलॉट करने के लिए हुक्मनामा जारी कर सकते हैं अपने दफ्तर से। इन अख्तियारात के तहत जो इंतजामिया की तरफ से दिए गए हैं 30 दिनों के अंदर वो फैसला इसके मुतालिक ले सकते हैं। जो जरिए अराजी को तब्दील करने के कवायद जब वाज़ेह कर दिए गए तो डीसीज को 30 दिन के अंदर इजाजत देने के इख्तियारात एलजी इंतजामिया ने दे दिए हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि जिले सतह की जो कमेटियां हैं वो उन मुकदमात पर गौर करेंगी जो इंतजामिया के पास ऐसे मामला जाएंगे। हर हफ्ते एक मुकर्ररा दिन इजलास करने की हिदायत इन मुतलका कमेटियों को, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो हर हफ्ते वक्त खुद तय करेगी और खुद इस पर मीटिंग करके सूरत हाल का जायजा लेगी। खासतौर से जो केसेस इंतजामिया के नोटिस में ऐसे आएंगे, अगर कोई शख्स ये केस लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचता है कि वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल में लाना चाहता है तो वो अपने मामलात इंतजामिया के सामने रखेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां जिनका ऑलरेडी इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था, पिछले ऑर्डर में भी जिक्र हुआ था, कवायद वाज़ेह करने के बाद ये कमेटियां, इनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो हर हफ्ते मीटिंग करेंगी। अब जब इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है, इसमें इंतजामिया ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि खास तौर से जिन लोगों की तरफ से दरख्वास्तें दफ्तर में पहुंचाई जाएंगी, जो इन मामलात को लेकर इंतजामिया के सामने जाएंगे कि वो जो जरी अराजी है उसको तब्दील करके किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए कौन उन्हें रिकमेंडेशंस के बाद इजाजत देगा, इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को अब, यानी पिछले दिनों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक तकरीब में दावा किया गया था कि अब सिविल सेक्रेटरीट के या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के दफ्तरों के कम चक्कर लोगों को काटने पड़ेंगे और डायरेक्टली वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर राब्ता कर सकते हैं अफसरान के साथ, जिसका मतलब ये हुआ कि जिला तरक्याती कमिश्नर के पास अब ये अख्तियारात रहेंगे कि वो फौरी तौर पर इन कवायद के तहत जमीन इस्तेमाल करने के लिए हुक्मनामा जारी करेंगे, यानी इजाजत भी देंगे फौरी तौर पर। अब जो कमेटी बनाई गई है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बनाए गए हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं जो कि सीनियर दीगर अफसरान के साथ इस कमेटी में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक वर्क्स, R&B के, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के, पावर डेवलपमेंट के, इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के, अगर जरूरत पड़े तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी जिले के अंदर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर्स को भी इसमें लगाया जा सकता है। और इनमें चेयरमैन और को चेयरमैन बनाने के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है नए मेंबर्स की, अगर जरूरत पड़े तो इन डिपार्टमेंट से खिदमात हासिल की जा सकती हैं, ये इंतजामिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और चौथी जो बड़ी बात कही गई है कि कवायद बनने के बाद
जो इजाजत जिला तरक्याती कमिश्नर देंगे, फौरी तौर पर इसे अगर कोई दरख्वास्त गुजार जाता है, कोई एप्लीकेंट जाता है, तो उसकी अर्जी पर जल्द से गौर होना चाहिए। कमेटी के साथ मुशावरत करने के बाद इस पर फौरी तौर फैसला लिया जाना चाहिए। और 400 स्क्वायर मीटर का जो इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि इतनी जमीन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए वो इस्तेमाल में ला सकती है, तो उसके मुतालिक जब दरख्वास्त गुजार जाता है तो 30 दिनों के अंदर ही डिप्टी कमिश्नर को फैसला फौरी तौर पर इसमें लेना होगा। ताखीर की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंतजामिया ने बाकी जो कमेटी के अरकान होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनसे मुशावरत करने के बाद डीसी हतमी फैसला करने जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो काफी बहस इस पर चल रही थी कि एग्रीकल्चर जमीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून जो है वो सामने आ गया है और किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है, कितने दिनों के अंदर अंदर वो सारा काम होगा, वो खदुखाल कानून की शक्ल में हमारे सामने आ चुका है। यानी अब एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कितनी ज़मीन होगी वो भी उस ऑर्डर के अंदर जो है वो जारी कर दिया गया। इसमें तहसीलदार का भी ये बात ऐड करते चले, चूंकि तहसीलदार को भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो इन कवायद के तहत कहीं पर जमीन ट्रांसफर कैसे करनी है उन पर काम नहीं होता तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ किया जाएगा। ये भी हिदायत वाज़ेह कर दी गई है। अब आते हैं जनाब एक और खबर की ओर। मामला इंतजामिया का, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की तरफ से बार बार फैसले लेने के बाद भी महकमों के अंदर काम नहीं हो पा रहा। पिछले 2 दिन से हम लगातार आपको इस तरीके की खबरें बता रहे हैं। आज मुलाजमीन की परेशानी भी आपको बताते हैं कि मुलाजमीन की परेशानी ये है कि उनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनती है, उनकी प्रमोशंस टाइम पर नहीं होती है और लगातार ये मामला साबिका गवर्नर से लेकर मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में भी लाया गया था और पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर सभी इदारे इस पर मुत्तफिक थे कि अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां लगातार मीटिंग्स करनी चाहिए और लिस्टों को मुरतब करके, तहरीर करके, स्क्रूटनाइज करके हतमी शक्ल के लिए आगे देना चाहिए। लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 30 के करीब ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक भी डीपीसीज, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज की मीटिंग ही नहीं बुलाई है, कंडक्ट ही नहीं की गई है। 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका प्रोग्रेस, जिन्होंने अपनी डीपीसीज मुकम्मल की है और 6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका अंडर प्रोसेस है। यानी 8 ने मुकम्मल की, 6 का अंडर प्रोसेस है और कमोबेश 30 महकमे ऐसे हैं जहां पर मीटिंग ही नहीं हुई। मुलाजिम की बात है जी, ऊपर भी मुलाजिम है, नीचे भी मुलाजिम है, आपस का मामला इनका है, इसमें अवाम का ज्यादा कोई रोल नहीं बनेगा। लेकिन अपना मामला भी कितना इल्तिवा में पड़ता है वो आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तकरीबन 30 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां अभी तक मीटिंग्स नहीं की और बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर 11 जून 2021 को जारी किया गया था जिसमें यह कह दिया गया था कि सभी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियों का इनेकाद करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को लिए अगर कोई लिस्ट सबमिट करनी है उसे भी की जाएगी ताकि उसे हायर एंड के लिए भेजा जा सके, उसको और प्रमोशंस के लिए क्लियर किया जा सके। मामला तय नहीं हुआ। उसके बाद जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी हमारे हैं जी अरुण कुमार मेहता साहब, उन्होंने एक और मीटिंग ली दिसंबर के आखिर पर। जून में एक मीटिंग हुई थी और दिसंबर के आखिर में एक और मीटिंग हुई जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो डीपीसीज को यकीनी बनाए और साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन को लूप में रखें ताकि मामला टाइम टू टाइम जो है वो उनकी नोटिस में रहे और मामला बेहतर हो सके। लेकिन जब हम आज जनवरी के वस्त में आपके साथ बात कर रहे हैं तो अभी तक भी 30 के करीब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया। अब जो हमारे जराया है, हो सकता है इनमें कोई कोताही भी हो, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बात रखते हैं जी। तो जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं उनमें सियाहत, फॉरेस्ट, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, लेबर, फूड सर्विस सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर अभी एक्सरसाइज ही अंडर प्रोसेस है या एक्सरसाइज शुरू ही नहीं हुआ। रेवेन्यू, पावर, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, जल शक्ति, फ्लोरिकल्चर,
ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर थोड़ी सी जुम्बिश देखी गई थी, बाद में कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल जो 90 दिन का टाइम फ्रेम रखा गया था कि विद इन 90 डेज आपने सारा काम मुकम्मल करके पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मुताला करना होगा, 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपने डीपीसी को कंप्लीट करना होगा। वो चेकलिस्ट और डू एंड डोंट की जो लिस्ट तहरीर की गई थी उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही थी। ये है निज़ाम हमारे कामकाज का। और इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो हमारी सिस्टम के अंदर जिन्हें सेक्रेटरी बनना था, डिप्टी सेक्रेटरी बनना था, अंडर सेक्रेटरी बनना था, वो एक ही जगह पर स्टक हुए और जो नीचे से प्रमोशन ऊपर होनी थी वो हो नहीं पा रही है। जो नए लोगों ने आना था वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम डिरेल कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपसी तालमेल और न जाने क्या वजूहत है ये डीपीसी हमारे अफसरों दफ्तरों के अंदर नहीं हो पा रही है। तो ये तो थी जनाब डीपीसी की बात। अब जरा आते हैं बड़ी खबर की ओर, क्योंकि बड़ी खबर जब जम्मू कश्मीर की हम आपको बता रहे हैं तो सरकार ने भी कमर कस ली है और वीकेंड लॉकडाउन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आज शुरू हो गया है उसी तरीके की तैयारी में एंटायर जम्मू कश्मीर आ चुका है। इंतजामिया की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां पर गाइडलाइंस जो पिछली थी उनको रिवाइज किया गया है, रहनुमा खतूत नए सिरे से जारी हुए हैं, लेकिन कुछ बड़ी बातें नए हुक्मनामे में जारी की गई हैं कि गैर जरूरी नकलो हरकत पर हफ्तावार पाबंदी आयद रहेगी सैटरडे और संडे को, यानी आज और कल का दिन जो है हर हफ्ते में आखिरी 2 दिन चुने जाएंगे जहां पर नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर पाबंदी इंतजामिया की तरफ से रहेगी। लेकिन बड़ी चीजें जो इस हुक्मनामे में कही गई हैं, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं, उसमें एक तो ये कि सभी तालीमी इदारों को ऑनलाइन मोड के जरिए चलाया जाएगा, ये बाकायदा हुक्मनामे में साफ कर दिया गया है। और जो कहीं पर भी गैदरिंग होती थी, चाहे वो इंडोर थी या आउटडोर थी, 25 से ज्यादा अफराद को कहीं पर भी जमा होने की इजाजत इंतजामिया नहीं देगी। ये नई गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया। इसमें बड़ी चीजें कुछ और भी हैं। पहली बात, जैसे वीकेंड कर्फ्यू पर पहले से कहा गया था कि महकमा सेहत की तरफ से जो कंसर्न कमेटी है उसके सामने बात रखी गई है, लेकिन आज जब गाइडलाइंस आई, एक तरफ जो ओपीडी सर्विसेज से लेकर निचले सतह तक के अस्पतालों में क्या कुछ तब्दीलियां रहेंगी, थोड़ी देर में इस पर आते हैं, लेकिन पहले आपको गाइडलाइंस के हवाले से आगाह करते हैं। सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज, कोचिंग मराकज या जो सिविल इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज के इस वक्त हैं, जहां पर नीट की भी कोचिंग चल रही है, जहां पर तरबियत दी जा रही है, इन सभी मराकज के अंदर, इन सभी इदारों के अंदर ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट किया जाए और किसी को भी यहां पर फिजिकल अपीयरेंस के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इंतजामिया ने साफ कर दिया। अब जो तालीमी इदारे हैं वहां पर अगर जरूरत पड़े, ये मेंशन किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो वैक्सीन जिन लोगों ने ली है, यानी जो अमले के अहलकार हैं, उन्हीं को आने की इजाजत दी जाए, बहुत कम तादाद में, लेकिन वैक्सीन के बिना किसी भी स्टाफ मेंबर को इंस्टीट्यूशन के अंदर, इदारे के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, चांसलर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो इस चीज को यकीनी बनाएं कि किसी तरीके का खतरा न लिया जाए और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, CAB है, और इसके अलावा जो दीगर प्रोटोकॉल हैं कोविड के, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी जो बनाया बड़ी जाए। बात है, जो इसमें एक लाइन एड ऑन की गई है, बाकी लॉस्ट जो पिछला था ऑलमोस्ट वैसे ही है। देयर शैल बी ए कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट ड्यूरिंग वीकेंड इन एंटायर जम्मू कश्मीर। यानी आज से आपका वीकेंड जो शुरू हो गया है, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड लॉकडाउन की तरह आप देखेंगे वहां पर, क्योंकि जब आप नॉन एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आपकी दवाई है वो आपकी दुकान खुली रहेगी, ज़रूरी आपका जो सिस्टम है 2-4 चीज़ें हैं वो आपकी चालू रहेंगी, बाकी आपका सारा सिस्टम जो है वो लॉकडाउन में रहेगा। और यही वजह है कि कई डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से हुक्मनामे जारी हुए हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे पास हमारे न्यूज़ रूम को ये भी इतला मिली कि ज़िला कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इसी तरीके से जम्मू समेत कई और जिला तरक्याती कमीशनों और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की तरफ से भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यानी रात देर गई जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें हमने कल ही आपको इशारतन इस बात का खुलासा पेश किया था कि शायद वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। उसी वीकेंड लॉकडाउन का आगाज आज से जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा और नॉन एसेंशियल सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर फिलहाल 2 दिन के लिए पाबंदी पर रख दिया गया है। संडे मार्केट आपका एंटायर जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी नहीं लग सकता है। रेडी फरोश और दीगर लोग जो सड़कों पर आते थे वो नहीं आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आपकी कहीं ना कहीं कदगने रहेंगी। तो इस तरीके का सारा माहौल जो है वो आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज दिल्ली में भी ये सेकेंड वीक होगा जी जब वीकेंड लॉकडाउन होगा
और इस तरीके से अब कश्मीर के अंदर भी आपका वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। तो ये नया ऑर्डर था जी। चले चूंकि इंतजामिया की तरफ से जब तादाद को कम करने की यानी आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज कहीं पर हुआ करती थी, उस पर हमने देखा कुछ खेल सरगर्मियां मुतासिर हुई। तो इस बार कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनको, चाहे वो होम आइसोलेशन में है या बाकी हिस्सों में कहीं पर है, उनकी ट्रीटमेंट को यकीनी बनाने पर फोकस इंतजामिया ने कल की और आज की मीटिंग्स में भी रखा है और नए ऑर्डर्स में भी। लेकिन जो प्रोटोकॉल पिछला था उसके मुताबिक, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, थिएटर्स हो या बाकी कहीं पर बार्स या रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर भी फौरी तौर पर उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्टिंग का अमल तेज किया जाए और 25 से ज्यादा अफराद कुछ हिस्सों में 25% जो उनकी सीटिंग कैपेसिटी होगी, चाहे वो मैरिज हॉल्स हो यानी जहां पर शादियां होती है जी जम्मू और दीगर जगहों पर, तो वहां पर जो सीटिंग कैपेसिटी है उसकी 25% को अलाउ कर दिया गया है और साथ साथ सेट प्रोटोकॉल को भी कह दिया गया। तो ये तो नई गाइडलाइंस रात देर के सामने आई थी और इस वक्त अब आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ चल रहा है, हमें भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये तो सरकार का ऑर्डर आया था। अब सरकार ने, जब कोविड की बात चल रही है, तो आपको ये भी बताते चले कि कल सूबाई कमिश्नर ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पूरे एंटायर कश्मीर जोन की भी मीटिंग हुई। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास दोबारा से रिव्यू लिया। अब उसमें जो सूबा कश्मीर के सभी अस्पतालों के अंदर फिलहाल ओपीडी सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला ले लिया गया है। इमरजेंसी ऑपरेशंस को छोड़कर ऑपरेशंस पर पाबंदी होगी, यानी सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस को। और इस सिलसिले में सिकिम्स, मेडिकल ऑफिसर्स और जो प्रिंसिपल्स है हमारे मेडिकल कॉलेज के, उन्हें कह दिया गया है कि वो इसी तरीके के हुक्मनामे पर अमल करें। बिल्कुल, ये जो ऑर्डर आया है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या जो बाकी सर्जरीज हैं, सिर्फ इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है और ये एहतियातन फैसला लिया गया है। कुछ बड़ी बातें जो हैं, अहम निकात हैं, उन पर अगर एक एक करके जाएं, आपको दिखाने की कोशिश करें, तो सबसे पहली बात जो है इस हुक्मनामे में कही गई है कि जो हामला खवातीन है उनके लिए स्पेशल बेड्स रहेंगी, अलहदा वार्ड्स रहेंगी। इसके लिए फौरी तौर पर, चाहे वो सारे डायरेक्टर्स हों या जो प्रिंसिपल्स थे जीएमसी बारामूला, जीएमसी अनंतनाग, श्रीनगर, इस मीटिंग का हिस्सा थे डिवकॉम के साथ, उन्हें फौरी तौर पर इकदाम उठाने पर जोर दिया गया है। हर अस्पताल में कैब के नफाज के लिए, यानी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसके लिए कैसे पॉलिसी तरतीब दी जा सकती है, इस पर फौरी तौर पर काम होना चाहिए। और हर अस्पताल के अंदर या जो कमेटियां डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम या वॉर रूम जिसे आप कहते हैं, इमरजेंसी में जिसे जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है, उस कोविड वॉर रूम की मदद से मुख्तलिफ एरियाज के अंदर पहुंचने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की गई है। डिप्टी कमिश्नर तमाम उनको ये इस बार हिदायत दी गई है कि वो मंगल को तमाम यानी जो कमेटियां बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके साथ मंगल को मीटिंग करेंगे और उससे पहले हर पीर को हफ्ते में एक दिन मीटिंग कमेटियों को 10 से 15 मिनट जरूर करनी है, लेकिन मंडे को मीटिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स जो हैं वो करेंगे कमेटियों के जिम्मेदारान के साथ, और अगले दिन जाकर सूबाई इंतजामिया के सामने ये चीजें ब्रीफ करनी है। अब दो बड़े फैसले इसमें जो इंतजामिया के लगते हैं, एक तो ये कि ओपीडीज को फिलहाल मुअत्तल रखने का फैसला लिया गया कश्मीर सूबे के अंदर, जो श्रीनगर से शुरुआत जिसकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह भी इशफाक की जो फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग हैं, दोनों की खिदमत हासिल करने के लिए श्रीनगर जिला तरक्याती कमिश्नर को आज के दिन में उन्हें नोटिस भेजा जाएगा कि कौन से लोग हैं, कहां पर कितनी जरूरत है, यानी अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस बात को मान लीजिएगा कि पॉलिस साहब ने कल इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब थर्ड वेव आ चुकी है, ऑफिशियली उन्होंने इसका कन्वे कर दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो सेकेंड वेव में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल थे, वो इस थर्ड वेव में भी उसी तरीके से कोविड अस्पताल के तौर पर काम करेंगे। यानी सेकेंड वेव में जो अस्पताल कोविड अस्पताल बनाए गए थे, सेम पोजीशन और सेम लाइन पर थर्ड वेव में भी वो सारी अस्पताल जो है वो इस तरीके से रहेंगे। और आज मुझे उम्मीद है कि शायद ऑर्डर तो निकला होगा, अभी मेरी नजर में नहीं आया, शायद मुतल्लिका अफसरों की तरफ से भी आज ऑर्डर जो है वो जारी किए गए होंगे। इसमें महकमा सेहत को ये भी कह दिया गया कि अगर किसी और डिपार्टमेंट से उसको जरूरत पड़े अफरादी कुव्वत बढ़ाने के लिए, कहीं पर अगर मैन और मशीनरी कम है, तो वो बाकी डिपार्टमेंट से भी मदद ले सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली बार आपको याद होगा कि टीचर्स को लगाया गया था कुछ हॉस्पिटल्स में। अच्छा जी, सिक्किम से जो हमें इत्तला मिल रही है वो ये है कि सिक्किम ने टेली मेडिसिन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ओपीडी जब वहां बंद कर दिया तो अब डॉक्टर के साथ कैसे राब्ता होगा, तो वो जनाब होगा अब राब्ता, क्योंकि अब आप
फोन पर उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और डॉक्टर साहब आपको अकॉर्डिंगली वो जो है अपनी बात डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने दवाई कौन सी लेनी होगी। सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए अस्पताल जाए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा डिसीजन भी है और कुछ लोगों इससे नाराज भी है, क्योंकि अभी मैं जब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग इसको नाराज से भी देख रहे हैं। लेकिन जनाब ये मजबूरी एक है, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोविड जिस रफ्तार के साथ आज बढ़ रहा है ये बहुत शिद्दत है इसकी। अगरचे एक अच्छी बात यह है कि इससे डेथ रेट उतना नहीं है और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे हैं लोग, लेकिन इस कोविड पॉजिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए इसमें अस्पताल जो है वो एक हब बनता था जी इस वायरस का, वहां पर इसको रोक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस तरीके के फैसले जो है वो लिए जाते, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि नहीं हो पाता था मैनेज। बड़ी बात यही है, कोशिशें करने के बावजूद भी अस्पतालों के अंदर प्रोटोकॉल मैनेज नहीं होता था। एलडी अस्पताल की हालत आप देखिए, जितने बीमार नहीं है उतने तीमारदार वहां पर है। एसएमएचएस अस्पताल की सूरत हाल यही है। आप सिक्किम सोवरा में देखिए तो सूरत हाल यही है। बीमार अपने तरीके से परेशान, तीमारदार अपने तरीके से परेशान, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से परेशान। तो इसलिए अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ली जाएंगी, थोड़ा बहुत हमने 1-1.5 महीना और इसमें जाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमसे दूर होगा। ये जो साइकिल अभी बड़ा है इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके वापस हम पटरी पर भी लौटेंगे। लेकिन कोविड की बात हो रही है तो फटाफट से आपको बताते चलेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है। और अब जो सूरत हाल है, 3 लोगों की मौत हुई है और इसमें जो दिल को दुखाती बात है वो ये है कि तीनों वैक्सीनेटेड आदमी थे। फुल्ली वैक्सीनेटेड 3 लोग कोविड पॉजिटिव हुए और उनकी मौत हुई। यानी ये गलतफहमी में जो लोग रह रहे थे कि मैंने वैक्सीन लगाया और मेरे ऊपर ये ज़्यादा हावी नहीं होगा जी, मैं बच निकलूंगा, शायद इस गलतफहमी से आज आपको बाहर आना होगा। क्योंकि सरकारी तौर पर कहा गया कि 3 फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों की मौत जम्मू सूबे के अंदर हुई है कोविड-19 की वजह से, और 2450 बल्कि 55 से ज़्यादा केस नए भी आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और यही वजह है कि सरकार, जब आप इस एदाद शुमार को देखेंगे तो आम लोग अब सरकारी बाबू जिनके पास बहुत कम लोग जाते हैं, मसलन एडिशनल डीजी रैंक के अफसर, बहुत कम लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एसएचओज पॉजिटिव हुए हैं। सीआईडी डिपार्टमेंट के तकरीबन 50 के आसपास लोगों की फहरिस्त सामने आई है जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बड़े अफसर और उनकी अहलिया पॉजिटिव हुई है। राजभवन जहां पर एक्सेस ही नहीं है लोगों का, लेकिन वहां से भी लोग पॉजिटिव। अब ये एक्सेस नहीं है वहां पर, दैट नेवर मीन्स कि आप सेफ जोन में बैठे। जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कैरियर बनते हैं जी, उस वायरस को चलाने वाले बनते हैं, और फिर आप जब जाते हैं कहीं तो वहां पर भी आप छोड़ जाते हैं इसको। तो राजभवन भी इस बार बाहर नहीं रहा, वहां से भी पॉजिटिव केसेस आए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक समेत कई और निजी बैंकों के 1 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव। उसके साथ साथ सैनिक स्कूल के कई बच्चे भी इन्फेक्टेड होने की खबर आ रही है। अब जब इस तरीके का माहौल बन रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। 12 मजीद कंट्रोलमेंट जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं जम्मू के अंदर। और इसी तरीके से जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर सूबे के जिला बडगाम के अंदर भी कई इलाकों को माइक्रो कंट्रोलमेंट जोन्स के अंदर पिछले 2 हफ्तों के दौरान रख दिया गया है। और जो डाटा अभी हमारे पास है, जब डॉक्टरों की बात करते हैं जो हमारे फोरफ्रंट पर है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, 40 के करीब डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं जनाब सिक्किम एसएमएचएस अस्पताल के अंदर, और 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो एलडी अस्पताल के अंदर, 11 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर। और इस तरीके से जो हेल्थ सेक्टर जो है वो कहाँ की ओर जा सकता है। जब इतने डॉक्टर कोविड पॉजिटिव होंगे तो 8 से 10 दिन इनको लगेगा रिकवरी में, फिर और 2 दिन और रेस्ट भी होगा, तो ये 10 से 12 दिन इतने डॉक्टरों की किल्लत को लेकर कैसे चला जाएगा। तो एहतियात इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब आप और इसको खंगाल कर देखेंगे, जब आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, तो कश्मीर सूबे के अंदर श्रीनगर 457, बारामूला में 139, बडगाम 22, पुलवामा 104, कुपवारा में 101, अनंतनाग 95, बांडीपोरा 12, गांदरबल 120, कुलगाम 8, शुपियान में भी इसी तरीके से 8। यानी वो कोई भी जिला नहीं है जहां पर रैंडम सैंपलिंग, रैंडम टेस्टिंग नहीं हुआ। और उन टेस्टिंग के दौरान अब ये खुलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए जा रहे हैं,
और साथ साथ कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाए। तो बराए करम जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया वहां के लोग भी एहतियात करें और जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी एहतियात बरता जाए। आप जितना इसको रेस्ट्रिक्टेड करेंगे एरियाज को उतना ज्यादा फायदा जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक छोटी सी पहल पिछली बार जब 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रखा था तो मंडे और ट्यूसडे को जो केसेस आए थे उसमें काफी कमी आई थी, उसके बाद दोबारा से बढ़ा, इसलिए वजह से आज फिर 2 दिन यहाँ लॉकडाउन है, अब एंटायर कश्मीर में भी। तो एक हमारी दरख्वास्त जो आपसे रहेगी कि मास्क फैशन के लिए मजबूरी बनाइए अपनी, और दूसरा सैनिटाइज कीजिए हाथों को, और तीसरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एसओपी जो मुअल्लिजीन की तरफ से दिए गए हैं उसका भरपूर एहतमाम करें। और साथ साथ हमारी एक दरख्वास्त आज रहेगी सभी जोमाओं से जो मजहबी मकामात के जिम्मेदारान हैं, गदी नशीन हजरात हैं, वो भी जरा देखें कि किस तरीके से वो अपने आसपास की कोविड प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर सकते हैं। मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आज हम नहीं सुधरे तो आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। छोटे किसी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि माइशियत पर एक बार फिर कार्य ज़रब लगा है, क्या हुआ है बताएंगे आपको डिटेल के साथ, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ और फैसले लिए हैं और जो डेड वुड है उसको किस तरीके से साफ किया जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर जम्मू चलेंगे जहां पर सियासत ऊपर नीचे हो रही है, यानी गर्मी भी है और ठंडी भी है। ये ठंडी सियासत कहां पर है और सियासत में गर्माहट किस कोने पर है आपको बताएंगे ये डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।